दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमेसी पर, कूटनीति पर। यह एक ऐसा टर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बार बार प्रयोग होता रहा है, शांति काल में भी और युद्ध काल में भी, और हमेशा से इसका इस्तेमाल हुआ है। जहाँ तक भारत की बात है तो हमारे यहाँ अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कूटनीति के ज़रिए कोशिशें की गई हैं कि समस्या का समाधान हो। तो इससे पहले हम अपने प्राचीन इतिहास से कुछ बातें लेकर आएँ कि डिप्लोमेसी क्या होती है, उस ज़माने में डिप्लोमेसी को कैसे किया गया। हम जानेंगे कि डिप्लोमेसी होती क्या है। डिप्लोमेसी को हिंदी में कूटनीति कहते हैं और यह एक ऐसी पॉलिसी या नीति है किसी देश की जो अन्य देशों के साथ संबंधों के निर्धारण में प्रयोग की जाती है। सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कि जो कूटनीति है वो युद्ध के समय ही प्रयोग होती है कि अगर युद्ध हो रहा है या होने की संभावना है तो किस तरीके से किसी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए। ये यहाँ तक सीमित नहीं है। किसी विवाद के विषय में कूटनीति के ज़रिए किसी समाधान तक पहुँचना निश्चित रूप से डिप्लोमेसी या कूटनीति का एक उद्देश्य है, लेकिन मात्र यही उद्देश्य नहीं है। आज 21वीं सदी के विश्व में राज्य का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है और वैश्वीकरण ने इस स्थिति को और अधिक समृद्ध कर दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो कल की तुलना में आज जो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उसमें ये बात माननी पड़ेगी कि न सिर्फ युद्ध काल में बल्कि शांति काल में भी कूटनीति की अत्यंत आवश्यकता होती है और देश लगातार अपने कूटनीतिक प्रयासों के ज़रिए अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते रहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है बल्कि शांति और सहयोग का समय है। तो ये भी एक कूटनीतिक प्रयास है जिसमें वो संदेश दे रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय समाज को कि आप और हम सब मिलकर एक ऐसे विश्व की रचना करें जिसमें शांति और सहयोग अधिक हो और किसी भी तरह के टकराव को कूटनीति के ज़रिए रोका जाए और संपूर्ण क्षमता का प्रयोग मानव की समृद्धि में हो। तो ये भारत का एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसको हमारे प्रधानमंत्री अनेक मंचों पर जिसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा होती रही है। तो डिप्लोमेसी या कूटनीति एकमात्र युद्ध की संभावना या युद्ध के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये शांति काल और युद्ध काल में लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक देश ये प्रयास करता है कि वो कूटनीति के ज़रिए अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करे। अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम कुछ पुराने ऐसे प्रकरणों को लेकर आएँ तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया गया है। हम रामायण की बात कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने अंगद को रावण के दरबार में भेजा था कि वो बात माने और वार्ता के माध्यम से जो विवाद है उसको हल करें, लेकिन जब वार्ता विफल रही तो युद्ध ही एकमात्र अंतिम विकल्प बचा। कितना सुंदर उदाहरण है कि युद्ध कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है इस देश की संस्कृति की, इस देश की सभ्यता की, बल्कि युद्ध को अंतिम उपाय के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से हम महाभारत में भी देखते हैं कि जब कौरव और पांडवों के मध्य विवाद था तो भगवान श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में इस उद्देश्य से गए थे कि अगर कौरव पांडवों को न्यूनतम सुविधाएं जीवन जीने के लिए भी देने को तैयार हैं तो भी कोशिश वो करेंगे कि इसी में बात जो है बन जाए और
विवाद की स्थिति युद्ध तक न पहुँचे। और जब ये ऐसी सारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, शांति बातचीत के ज़रिए अपने मंजिल को नहीं पहुंची, उस तत्पश्चात ही युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध हुआ। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े जो जो प्रकरण हैं उनकी चर्चा हुई है। इससे साफ जाहिर है कि भारत में प्राचीन काल से और हमेशा से इस बात पे जोर दिया गया है कि विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो। तो बात भारत ही की ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में ऐसी कोशिशें हुई हैं कि कूटनीति के ज़रिए, वार्ताओं के ज़रिए विवादों का समाधान हो और किसी अच्छे और सकारात्मक और रचनात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक कूटनीति या डिप्लोमेसी विदेश नीति के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं या विदेश मंत्रालय से संबद्ध जो अन्य अधिकारी होते हैं, उनका यही दायित्व होता है कि वो विदेशों में अपने देश के प्रति कार्य करें, देश के लिए ऐसा कार्य करें जिससे उसके देश को अधिक से अधिक लाभ हो, उसकी अच्छी छवि बने और ऐसी सूचनाएं एकत्रित करें और इस प्रकार से संबंधों के संचालन में मदद करें कि दो देशों के बीच अच्छे बेहतर ताल्लुकात हों। ये साधारण तौर पर माना जाता है। एक तरह से ये साधन माना गया है, बहुत ही प्रभावशाली साधन है कि विवादों का समाधान बिना सैन्य शक्ति के उपयोग के ही हो जाए और इस प्रक्रिया में जो राज्य हैं, देश हैं, जो वो आपस में संवाद करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं और इस तरीके से ये सारी जो गतिविधियां हैं वो डिप्लोमेसी या कूटनीति के ज़रिए ही होती हैं और ये हमेशा से ऐसा होता आया है। अगर देखा जाए तो जो रूटीन बिजनेस है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, जो एक तरह से रोज़ की जो गतिविधि है वो कूटनीति के द्वारा ही संचालित होती है। युद्ध हमेशा नहीं हो रहे होते हैं, युद्ध कभी कभार होने वाली परिस्थितियां हैं, किंतु सामान्य काल में, शांति काल में अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं और ये स्पष्ट भी है कि जो शांति काल में जो देशों के संबंध हैं वो कूटनीति के ज़रिए ही संचालित होते हैं। और एक तरह से कूटनीति को विदेश नीति के क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन की एक विधि कहा जाना चाहिए। और विदेश नीति एक तरह से किसी भी देश की जो होती है उसका जो क्रियान्वयन है वो कूटनीति के ज़रिए किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है डिप्लोमेसी के बारे में कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन पर काफ़ी हद तक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी देश की विदेश नीति को सफल बनाने में योगदान दें। और इस क्रम में ये जो प्रतिनिधि होते हैं अन्य देशों में किसी एक देश के, ये अधिकारी एक तरह से उस देश की सरकार के आँख और कान होते हैं। एक तरह से ये माना जाता है कि वो देश ही मौजूद है दूसरे देश में। उदाहरण के लिए अगर कोई भारत का डिप्लोमेट है और वो ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं तो उनको ये माना जाएगा कि यही भारत हैं वहाँ पर ऑस्ट्रिया में उस समय। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन एम्बेसडर्स को, हाई कमिश्नर्स को, एनवॉयस को विशेष जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ हैं वो भी मिली होती हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है और जो राजनयिक है उसको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिली होती हैं और काफ़ी सम्मान दिया जाता है, चूँकि ये मान के चला जाता है कि वो व्यक्ति तो है ही बल्कि व्यक्ति के रूप में दूसरे देश में मौजूद स्वयं अपना देश है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में राजनयिक होते हैं अन्य देशों में।
तो एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें जो राजनयिकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और कई बड़ी जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा कि 1999 में जब IC 814 जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट को हाईजैक किया गया था, उसका अपहरण किया गया था, तो अपहर्ता एक ऐसे देश अफ़गानिस्तान में थे जहां कि तालिबान तत्कालीन, यानी कि उस समय की तालिबान जब पहले था, इस समय का नहीं, तो उस समय की देखा जाए तो भारत से किसी तरह के कूटनीतिक संबंध नहीं थे और कांधार में सैकड़ों यात्रियों को लिए हुए विमान जो है कई दिनों तक वहाँ खड़ा रहा था और कैसे मुश्किल हालातों में भारत के जो कूटनीतिज्ञ हैं उन्होंने विषय को और ज़्यादा तनावपूर्ण होने से बचाया और एक बड़े ही रचनात्मक समाधान की ओर पहुँचे और कम से कम क्षति हुई। तो देखा जाए तो कि राजनय का कई बार बड़ी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो डिप्लोमेट्स होते हैं, और ये परिस्थितियाँ अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसी परिस्थितियों में ही एक तरह से डिप्लोमेट या राजनयिक की या कूटनीतिज्ञ की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जहाँ पर राजनयिकों ने अपनी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल किया है और अपने देश के हितों के लिए काफ़ी बेहतर काम किया है। तो कुल मिला के आज के इस दौर में जब हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, तो ऐसे मौक़ों पे अगर हम देखें तो लगता है कि डिप्लोमेट्स की जो जिम्मेदारी है या कूटनीति का एक टूल के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और प्रत्येक देश इस प्रयास में रहता है कि दुनिया में उसकी छवि बड़ी सकारात्मक हो। तो एक तरह से ब्रांड इमेज की जो कोशिशें हैं वो भी डिप्लोमेसी के ज़रिए की जाती हैं और इसमें डिप्लोमेसी का जो कल्चरल साइड है, जिसको हम सॉफ्ट पावर किसी देश का या मृदुल शक्ति की अगर हम बात करें उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो मृदुल शक्ति है, सॉफ्ट पावर की धारणा है, वो जोसेफ नाई से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो हम देखें तो सॉफ्ट पावर के तौर पर भी अनेक देश अपनी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और विश्व में अपनी छवि और न सिर्फ अपनी छवि बनाते हैं बल्कि अपने हितों का संवर्धन भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरीके से 21 जून को एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और 21 जून 2015 से लगातार हम पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। तो एक तरह से ये भारत की एक सांस्कृतिक राजनय की बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके से योग को महत्व मिला है इस दुनिया में, और निश्चित रूप से योग उस अवधारणा का प्रतीक है जो भारत में सदियों से चली आई है कि सारी दुनिया जो है वो एक फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो एक फैमिली है, और एक फैमिली होने के नाते भारत चाहता है कि सभी का कल्याण हो, चूँकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो देखा जाए तो ये भारत की एक जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, एक जो सॉफ्ट पावर है, उसको बड़ी मान्यता मिलना कहा जाना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे अनेक हैं पक्ष, और अगर हम सॉफ्ट पावर की ही बात करें जो डिप्लोमेसी के बड़े मजबूत टूल्स हैं, उनमें एक है फिल्में भी हैं। अगर भारतीय फिल्मों की बात की जाए तो वो बेहद मशहूर फिल्में हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं दुनिया के कई भागों में। जब से वैश्वीकरण हुआ है, वैश्वीकरण की
प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि भारत की फिल्में दुनिया में अच्छा कारोबार कर रही हैं। उदाहरण के लिए दंगल जो फिल्म आई थी आमिर खान की, उसने चीन में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। इसी तरह से भले ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, ताल्लुकातों में तनाव रहा हो समय समय पर, और इसके बावजूद भी फिल्मों ने दोनों देश के लोगों को कहीं ना कहीं से एक मौका दिया, एक अवसर दिया है कि सांस्कृतिक रूप से सूत्रबद्ध हो जाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी साम्यताएं हैं जो दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं और दो देशों के दरमियान फिल्मों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उदाहरण के लिए लता मंगेशकर जितना हिंदुस्तान में मशहूर रही हैं उतना पाकिस्तान में मोहम्मद रफ़ी के गाने लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। एक गायक के तौर पर किशोर कुमार की बात की जाए तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और जब शोले 3D बनकर आई थी तो कहते हैं कि भारत से ज़्यादा उसको पाकिस्तान में देखा गया था, और फिल्में पाकिस्तान के हुकूमतों ने, ख़ासतौर पे जो फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने बैन किया है ताकि भारत के इस प्रभाव को, तथाकथित प्रभाव को रोका जा सके। किंतु ऐसा नहीं है। फिल्मों ने कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक तनाव है उसको कम करने के लिए एक तरह से एक बड़ी बहुत प्रबल और महती भूमिका निभाई है। तो कुल मिला के फिल्में हैं और भी शिक्षा है, संस्कृति है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, वो भी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है अलग अलग देशों में। तो संगीत के ज़रिए, संस्कृति के और जो अन्य रूप हैं, भोजन के ज़रिए, टूरिज़्म के ज़रिए, ये और शिक्षा के ज़रिए भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो एक देश से दूसरे देशों में जानकारियाँ पहुँचती हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो एक अपने हितों की जो पूर्ति है वो होती है, और इसमें निश्चित रूप से इमेज मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। और कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उनके ज़रिए जो छवि, सुंदर छवि गढ़ी जा सकती है और सही तरीके से देश की जो नुमाइंदगी है, जो प्रतिनिधित्व है, वो दुनिया भर में किया जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक और कई ऐसे पक्ष हैं डिप्लोमेसी के, जैसे हम अगर दुनिया में बात करें तो हेनरी किसिंगर की सबसे चर्चा होती है सबसे ज़्यादा कि उनकी शटल डिप्लोमेसी, किस तरीके से उन्होंने मध्य पूर्व के देशों में कई यात्राएं की थी और तनाव घटाने में कितना बड़ा रोल था इनका उस क्षेत्र में। इसके अलावा जो देखा जाए तो अमेरिका का जो मार्शल प्लान था 1948 से 1952 के बीच, ये एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए यूरोप का पुनर्निर्माण करना था, और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई अमेरिका की छवि को मजबूत करने के लिए। यूरोप में ख़ासतौर पर सोवियत संघ का जो जिस तरह से एक साम्यवादी देश के तौर पर विस्तार हो रहा था, इस विचारधारा का विस्तार हो रहा था, तो कम से कम अगर हम अमेरिकी नज़रिए से देखें तो पश्चिमी यूरोप में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने में मार्शल प्लान का बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अलावा मार्शल प्लान ही नहीं है, बल्कि ब्रिटेन ने भी ऐसे कई सारी स्कीम्स शुरू की जिससे ब्रिटेन की छवि में सुधार हो। ब्रिटेन की जो भाषा है, ब्रिटेन की जो संस्कृति है, वो देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो, इसके लिए भी काफ़ी कोशिशें हुई थी। पर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी या कूटनीति हमेशा सफल ही रही है। कई ऐसी कोशिशें हैं जिनमें डिप्लोमेसी के ज़रिए उतने जो रिजल्ट्स हैं, जो अपेक्षित परिणाम हैं, वो नहीं पाए जा सके हैं। इसमें से जो वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशन अमेरिका में इंस्टॉल किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि तथाकथित जो सोवियत संघ का प्रोपेगेंडा था उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए और अमेरिकी मूल्यों को दुनिया भर में बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए कि वॉइस ऑफ अमेरिका पर इस तरह के आलोचक आरोप लगाते रहे कि इसकी जो रिपोर्टिंग थी वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी और एक तरह से दुष्प्रचार करता रहा। ये जो प्रोग्राम थे वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़रिए अमेरिका के एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करते रहे जिसमें
अमेरिका कोशिशें कर रहा है चतुराई के साथ कि उसकी जो कमज़ोरियां हैं उसको छिपाया जा सके। तो आलोचकों ने एक तरह से ये माना कि कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दरमियान वॉइस ऑफ अमेरिका को को उतनी सफलता मिली नहीं एक तरह से, जैसी कोशिशें अमेरिकन अमेरिकन जो लीडरशिप है वो करती रही। इसके अलावा 9/11 के अटैक्स के बाद जो है एक ब्रांड अमेरिका कैंपेन चली थी, पब्लिक डिप्लोमेसी का एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट था, मजबूत एफर्ट था। और इसमें ये था कि जिस तरीके से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और कई अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ था, तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ब्रांड अमेरिका कैंपेन के ज़रिए ये प्रयास किया जाए कि अमेरिका की छवि को मजबूत किया जाए। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और अमेरिका की छवि जो थी या जो उद्देश्य निहित थे इस कैंपेन में वे पूर्ण नहीं किए जा सके। तो मित्रों, उम्मीद है आपको डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी, कूटनीति समझ में आ गई होगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।